हेलो हाय, कैसे हैं आप? वैसे स्टूडियो में आपसे हर दिन मुलाकात तो हमसे होती ही है और आज एक ख़ास शख्स के साथ मुलाकात हम करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस टाइम बैठे हैं रुपेश चोपड़ा जी। तो आप सोचेंगे कौन है, क्या है, कितनी बड़ी शख्सियत हैं ये। तो ये बिल्कुल आपको पता चलेगी, ये खुद बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर दिन बहुत सारी बातें तो आप सुनते हैं पॉडकास्ट के ज़रिए, यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, रील्स के ज़रिए, लेकिन आज कुछ ऐसी बात होने वाली है जो आपको वाकई बहुत ज़्यादा दिल को टच करेगी आपकी। और आप सोचेंगे कि काश ये पॉडकास्ट मैंने पूरा देखा होता तो एक अलग ही बात होती। तो इसीलिए इस पॉडकास्ट को मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और आज हमारे साथ हमारे को आरजे संकल्प भी हैं, जो कि बहुत सारी बातें रुपेश जी के साथ करने वाले हैं और हम दोनों इस चीज़ को इतना एंजॉय करेंगे और आप भी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस प्यारे से पॉडकास्ट को और बात करते हैं रुपेश चोपड़ा जी से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, फाइन, थैंक यू और वेरी मच। कैसे आपके मन में आया कि चले भाई रेडियो बूज पे और चलते हैं, कुछ लगाते हैं अपने बातों से चार चांद कि क्या कुछ होता है। रेडियो बूज के बारे में मैंने अपने एक फ्रेंड से सुना था। जी वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, जी। स्केच आर्टिस्ट हैं। ओके। तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा और सुना भी। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मेरी बातचीत हुई और थैंक यू वेरी मच रेडियो बूज मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। और अपनी म्यूज़िकल जर्नी को मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। जी, जैसा कि सर ने कहा कि म्यूज़िकल जर्नी को वो हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये शख्स कोई मामूली शख्स नहीं है, बहुत ख़ास हैं। और आज इनके बारे में जानकर आपको भी इतना ही मज़ा आने वाला है जितना हमें आया है। और शुरू करते हैं इस प्यारी सी जर्नी को आप सभी के साथ। तो सर से मेरा पहला सवाल यही है कि आप रियल में कैसे हैं और रील में कैसे हैं? देखिए, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि जो जो इंसान म्यूज़िक से जुड़ जाता है, जी वो कैसी भी सिचुएशन में हो, म्यूज़िक उसे बहुत खुश कर देता है। वो जितनी मर्जी टेंशन में हो, कितनी मर्जी प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, एग्जैक्टली। लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो एक वोकलिस्ट हो या इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो, उसी में खो जाता है। इनफैक्ट मतलब वो उन प्रॉब्लम्स को भूल जाता है। कितनी भी टेंशन में हो, और जब हम किसी भी म्यूज़िक को सुनते हैं या कहते हैं ना कभी बहुत खास लगाव किसी ना किसी चीज़ से किसी को रहा ही होता है। तो जिन्हें म्यूज़िक से होता है, कितनी टेंशन हो या कोई भी बात हो, हम सारी वो वजह, वो सारी चीज़ें भूल करके हम ना म्यूज़िक पे ऐसे फोकस करते हैं कि थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि हाँ, काफ़ी सुकून मिल गया है ना? राइट। तो सर से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी म्यूज़िक जो जर्नी रही है ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आप हमें बताइए। ज़रूर। मेरी म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। ओके। आई थिंक 1989 की बात है ये। उस वक़्त मैंने पहली बार एक गाना रिकॉर्ड किया था घर पर। उस ज़माने में एक छोटे टेप रिकॉर्डर्स होते थे सबके घरों जी में, जी, बड़े बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे। नहीं होते थे। तो मैंने रफ़ी जी का एक गाना था, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, वो गाना रिकॉर्ड किया और शाम को फैमिली मेम्बर्स को सुनाया। जी सबको अच्छा लगा और बस उसके बाद ये सिलसिला वहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन अगले 2-3 साल तक थोड़ा सा आई वॉज़ वेरी शाई उस वक़्त में। मतलब मैं लाइव नहीं गाता था, रिकॉर्ड करता था, फिर सुनाता था। कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ डीयू में 1991 में, जी। उसके बाद एक्चुअल मैं कह सकता हूँ कि ये जर्नी बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई। वहाँ फ्रेंड्स थे और फ्रेंड्स आप जानते हैं जितने भी होते हैं वहाँ, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं अभी नहीं गाऊंगा, नहीं ये नहीं। जी वो पकड़ के मुझे स्टेज पे चढ़ा देते थे। जी। कॉलेज का एनुअल फंक्शन हो, किसी भी तरीके की गेट टुगेदर्स हो, बर्थडे पार्टीज़ हो, तो वहाँ ये हुआ कि पहले मैंने 25-30 लोगों के सामने परफॉर्म करना शुरू किया। देन कॉलेज फंक्शन आया 100-200, तो वहाँ से एक झिझक दूर हुई और सबको पता लगने लग गया कि यस ये गाता है, अच्छा गा सकता है। अच्छा, और मुझे भी लगा कि यस कि मैं और आगे जा सकता हूँ स्पीड में। खुद में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने ही लगा। सो कह सकते हैं कि आपने खुद से ही जो किया है। आपके अगर हम गुरु की बात करें तो कोई रहे हैं, आप नाम लेना चाहेंगे? नहीं, मैंने एक्चुअली उसमें कॉलेज में जब मैं था जी फाइनल ईयर में, तो उस वक़्त एक बहुत ही
पॉपुलर चैनल था टीवी का, उस पर पहला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ अंताक्षरी, जिसे अनु कपूर और दुर्गा जसराज जी होस्ट जी करते जी थे। होस्ट करते थे। तो मुझे उसके ऑडिशन के बारे में पता चला, मैं गया, मेरा सिलेक्शन हुआ और शूटिंग हुई, बहुत बढ़िया रहा वो। और उसके 2-3 सालों के बाद जो फर्स्ट सिंगिंग रियलिटी शो जिसे हम कहते हैं सारे गामा, जिसे सोनू निगम जी होस्ट करते थे, उसके लिए भी मैं ऑडिशन देने के लिए बॉम्बे गया, अपने खर्चे पे ही जाना होता था। वहाँ गया, वहाँ सिलेक्शन हुआ और यहाँ शूटिंग हुई। तो वहाँ से मुझे काफ़ी फेम मिला, काफ़ी लोग को पता चला कि ये अच्छा गाता है। उसके बाद फिर मैंने क्योंकि वो प्रोग्राम ऐसा था कि वहाँ सिर्फ आप सिंपल सॉन्ग्स गाने से काम नहीं चलेगा, वहाँ क्लासिकल भी गाने पड़ते हैं, वहाँ गज़ल भी गानी पड़ती है, और मैं चाहता था कि मैं ये सब भी गाऊँ। तो मैंने फिर गांधर्व महाविद्यालय है कमला नगर में भी उसकी ब्रांच है, वहाँ ज्वाइन किया। कुछ महीने में वहाँ गया, बट किसी वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो एक थोड़े टाइम के लिए मैंने एक फॉर्मल ट्रेनिंग ली, और बाकी उसके बाद मैं मतलब किसी भी तरीके से, चाहे गाने सुन के और चैनल्स के थ्रू, कैसे भी उसको मैंने खुद ही उसको निखारा, गज़ल्स गाई, उनकी बारीकियों को समझा, एंड भजन हो गए। उस वक्त जो फेमस सिंगर्स थे, जगजीत सिंह जी थे, जी मेहदी हसन जी, और पंकज उदास जी बहुत बढ़िया गज़ल गाए थे उस वक्त, उनका हाँ, 80s बहुत 90s के बहुत तो वो अच्छे। हीरो थे। हाँ एग्जैक्टली। और अनूप जलोटा जी भजन में थे। तो बस उनको सुना, देखा, और वही चीज़ फिर धीरे धीरे आगे आगे मैं उन्हीं को फॉलो करके आगे बढ़ता। पहली बार आपको कब लगा कि मैं गा सकता हूँ या मेरे में ये स्किल है कि जो मेरे को आगे बढ़ानी चाहिए? जैसे आपने कहा कि 10th में आपने पहली बार गाना रिकॉर्ड किया, जी। पर क्या आपको पहले से पता था कि आप गा सकते हैं? नहीं, पहले नहीं पता था, पहले गाने सुनते थे, लेकिन उस वक्त मैंने जस्ट ट्राई किया कि चलो ट्राई करके देखते हैं, एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करके देखते हैं। तो जब वो अच्छी लगी, काफ़ी अप्रिशिएट किया। पहले तो फैमिली मेम्बर्स ने किया, उसके बाद फिर आगे रिलेटिव्स को पता चला, और कॉलेज में आने के बाद ही एक्चुअली जो है वो एक कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जब मैं 100 लोगों के सामने गा रहा हूँ और वो यही चाहते हैं कि नेक्स्ट जो भी परफॉर्मेंस है उसमें मैं ज़रूर गाऊँ, एक सॉन्ग, फिर उसके बाद 2 सॉन्ग होने लग गए, तो वहाँ से लगने लगा कि हाँ, मैं इस फील्ड में आगे कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने दिल्ली में मंडी हाउस में भी परफॉर्म किया, यहाँ भी प्राइजेस जीते। तो ये जर्नी चलती रही तकरीबन 7-8-10 साल तक। एंड मैं इलेक्ट्रिकल गुड्स के बिज़नेस में था, और वो भी चल रहा था साथ साथ। तो आगे फिर शादी हुई, बिटिया हुई, अब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई थी। तो देखिए, कोई भी फील्ड हो, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। आपको सब कुछ भूल के ही उस फील्ड में अगर बढ़ना है तो सब कुछ भूलना पड़ेगा कि आपको सक्सेस अभी मिल रही है, मिल जाए तो 1-2 साल में मिल सकती है, ओवरनाइट सक्सेस भी मिलती है, नहीं तो कई साल भी लग जाते हैं। सो उस वक्त मैंने इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलने लगा। बिज़नेस अच्छा चल रहा था, अर्निंग अच्छी हो रही थी, और म्यूज़िक में मैं फिर कहीं भी कोई फंक्शंस, पार्टीज़, रिलेटिव्स के होती थी, वहाँ भी गाता था। वहाँ कुछ फ़नी सॉन्ग्स भी बना के प्ले करते थे, वहाँ गाते थे। जैसे हाँ, मैं उसका आपको बताता हूँ। जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज थी, तो उस वक्त एक पुराना सॉन्ग था चांदनी फिल्म का, पामेला चोपड़ा जी ने गाया था, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों जी। तो अब मैंने उसको थोड़ा एक फ़नी स्टाइल में बनाया, और मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो उस वक्त दुबई के 5 स्टार होटल में बहुत अच्छे शेफ़ थे। तो उनकी मैरिज यहाँ थी दिल्ली में, तो मेहंदी थी शादी से पहले 2-3 दिन पहले। तो लड़की वालों के हम गए, तो मैंने वहाँ जाके उनको बोला कि ये सॉन्ग मुझे, जो मेरा ब्रदर इन लॉ है उसकी होने वाली वाइफ ने बोला है कि ये सॉन्ग गाना है। ओके। हाँ, ये तो मैं टास्क दे दिया गया आपको उस टाइम पे। हाँ नहीं, सॉन्ग मैंने ही बनाया था, ओके। बट ये बनाया मैंने उनकी तरफ से। अच्छा। हाँ तो उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। जी जी श्योर।
मैं ससुराल कब जाऊंगी, डोली मेरी सजा दो। क्या बात है। मैं ससुराल कब जाऊंगी, डोली मेरी सजा दो। पहला संदेश मेरी सासू माँ का आया, पहला संदेश मेरी सासू माँ का आया। शॉपिंग करने को दिल्ली बुलाया, वाह। शॉपिंग करने को दिल्ली बुलाया। 50 लाख के, ओहो। 50 लाख के गहने बनवाऊंगी, सासू माँ पर्स तो निकालो। क्या बात है। मैं बहुत ससुराल कब जाऊंगी, डोली मेरी सजा दो। तो ये गाना था उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब और रिलेटिव्स का रैंडम नाम। ये चीज तो सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमने यही सुना था नहीं जाऊंगी, जी। लेकिन फाइनली जाऊंगी और इस तरह से जाऊंगी। अमेजिंग था, सीरियसली बहुत अमेजिंग Thank you. था। सो मैं पूछना ये चाहती हूँ, जब आपने सारेगामा में एंट्री ली अपनी, तब आपकी एज कितनी थी उस टाइम पर? अराउंड 22 ईयर्स। ओके। सो वहाँ जब आप गए हैं, फर्स्ट ऑडिशन आपका हुआ है, किसने लिया था, वो मोमेंट कैसा रहा था आपके लिए, क्या कुछ मन में चल रहा था, कितनी तैयारियों के साथ आप गए थे, कितना रिहर्सल किया था, ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं जी। देखिए सारेगामा प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था तो मैं क्या उस वक्त तो सभी लोग उसे बहुत चाव से देखते थे जी। और जब मुझे पता चला कि उसका ऑडिशन है, मैंने कॉल किया बॉम्बे और उन्होंने डेट वगैरह बताई और उन्होंने कहा आपको हर तरीके के सॉन्ग जो हैं प्रिपेयर करके आने होंगे, सिर्फ कवर से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू सिंग क्लासिकल सॉन्ग, हम गज़ल भी कह सकते हैं कि आपको गानी पड़ सकती है, फास्ट सॉन्ग, सैड सॉन्ग। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी। मैंने उस वक्त पहले मैं मोहम्मद रफ़ी जी और किशोर जी को फॉलो करता था जी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मन्ना डे जी जो है ओके। वो बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर हैं, उनको फॉलो किया, उनके सॉन्ग्स को सीखा। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, और गज़ल्स वगैरह तैयार करी। फिर मैं बॉम्बे गया। जी। लकीली वहाँ मैं जिनके यहाँ रुका, वैसे वो मेरे क्लोज रिलेटिव नहीं थे बट एक डिस्टेंट रिलेटिव थे, बट वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की उनको बहुत अच्छी जानकारी थी, वो प्ले करते थे। ओके। तो उन्होंने मुझे वहाँ प्रैक्टिस करवाई एंड नेक्स्ट डे वो मेरे साथ गए जहाँ ऑडिशन था और उन्होंने कहा फर्स्ट नंबर लगाना है आपने। मैंने कहा सर थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ी देर में गा लूँगा। बोले नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग में गाना है, जो एनर्जी लेवल स्टार्टिंग में होता है वो बाद में डाउन होता जाता है। आप प्रिपेयर होके आए हो, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, सो सबसे पहले जाओ। तो मेरा सेकंड या थर्ड नंबर था ऑडिशन में। मैं वहाँ गया अंदर, वहाँ पर कीबोर्ड प्लेयर थे एंड गिटारिस्ट थे और वही हुआ। उन्होंने पहले मुझसे बोला कि आप अपनी पसंद का सॉन्ग गाइए, देन एक क्लासिकल सॉन्ग सुनाइए, फिर गज़ल सुनी, यू नो अलग अलग तरीके के सॉन्ग्स उन्होंने बोला, अलग जॉनरे के अलग। Okay. तो वो मैंने गाए एंड उन्होंने कहा ठीक है आप शाम को आइए। और मैं बाहर आया, मैंने उनको बताया, मुझे लगा था कि मैंने सब अच्छा किया है एंड बस शाम को जब आए तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 300 लोग थे जिन्होंने ऑडिशन दिया था और 32 उन्होंने सेलेक्ट करने थे, 16 मेल और 16 फीमेल। तो मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। क्या बात है। एंड शूटिंग 4-5 महीने के बाद थी, वो नोएडा में हुई थी। तो इन सारी जर्नी के चलते आपके मन में क्या एक ऐसा सवाल आ रहा था कि अभी तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, आगे क्या कुछ होने वाला है, कितने टास्क मुझे ऐसे मिलेंगे कि आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। खैर काफ़ी अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑडिशन देने तो मैं बॉम्बे गया था, उस वक्त अपने खर्चे पर ही जाना पड़ता था एंड शूटिंग नोएडा में हुई थी, जो कि 4 दिन लगती, मतलब 2 दिन प्रैक्टिस के होते हैं और उसके बाद 3 दिन में टोटल शूटिंग कंप्लीट हो जाती है, जितने भी एपिसोड्स होते हैं। बस उसके बाद की जर्नी मैंने अभी आपको थोड़ा बताया कि फिर मैंने दिल्ली के मंडी हाउस में भी कई जगह परफॉर्म किया, कुछ प्राइजेस भी जीते वहाँ पर एंड उसके बाद फिर
वही जैसे मैरिज हुई, डॉटर हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, फिर थोड़ा सा ये जर्नी थोड़ी स्लो हो गई और कुछ साल से सिलसिला चला। फिर मेरी डॉटर भी म्यूज़िक में अच्छी थी तो और उसको फिर मैंने ट्रेनिंग दिलवाई गिटार की ओके। और फिर हमने मिलके पहले अपना यूट्यूब एक चैनल बनाया, उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, उसमें मैंने अपनी कुछ रिकॉर्डिंग्स स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स डाली एंड जो मेरी डॉटर है उसके जितने फ्रेंड्स हैं वो भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, वोकलिस्ट भी हैं, सो मिलके हमने एक मिलाप द बैंड करके इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाया और मेरा पेज है rupesh_chopra1 करके और वहाँ हमने अपनी वीडियोस डाली, रील्स डाली। मैंने अपने बहुत से गाने लिखे भी हैं, वो भी उसमें डाले हैं। हमें वोकलिस्ट हैं, मैं लिरिसिस्ट एंड उसके बाद फिर मैंने कैरोके ग्रुप्स ज्वाइन किए एंड वहाँ से फिर मैंने इसको एज ए प्रोफेशन के तौर पे लेना शुरू किया। अब मैं कैरोके नाइट्स वगैरह में गाता हूँ एंड पार्टीज़ जो होती हैं, होम पार्टीज़ हैं या किसी भी तरीके की, ओल्ड एज होम है, NGOs हैं, वहाँ मैं आपका परफॉर्म करता performance, रहता हूँ। हाँ, चलता है। कि जैसे आपने जब अपने करियर की स्टार्टिंग करी, सिंगिंग या जो भी म्यूज़िक करियर की स्टार्टिंग जब करी, तब सबसे पहला जो कंप्लेंट रहता है किसी भी आर्टिस्ट का या किसी भी बडिंग आर्टिस्ट का कि वो कहता है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इसमें आपका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको सपोर्ट मिला या नहीं मिला? आप किस तरह से आगे बढ़े, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। स्पोर्ट की जहाँ तक बात है, वो सिर्फ ये नहीं, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप अगर पैशनेट हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप चाहे आर्टिस्ट हैं, आप चाहे बिजनेसमैन हैं, आप चाहे कोई प्लेयर हैं, तो आपको अपना टैलेंट का 100% देना पड़ेगा। तो लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ते चले जाएंगे। बस आप अच्छा परफॉर्म करते रहिए, लोग आपसे जुड़ते रहेंगे और आपको पता चलता जाएगा कि यस, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए, अब आगे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद फिर हमें ये पता चला कि इंस्टाग्राम पे बनाओ, वहाँ पर और ज़्यादा बेटर रहता है आज की डेट में। इंस्टाग्राम पे बनाया, ये सजेशन मिला कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है आपने स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स भी डाली, ताकि ये भी पता चले कि एज ए प्रोफेशनल सिंगर को आपको अगर एक लेना चाहता है तो आपकी क्या कैपेबिलिटी है। देन जब मैं कैरोके ग्रुप से जुड़ा तो वहाँ से कई लोगों से जुड़ता रहा। जैसे कैरोके ग्रुप से जुड़ने के बाद पहले दिल्ली में ग्रुप से जुड़ा, वहाँ से दूसरे ग्रुप में जुड़ा और वहाँ से एक गुड़गांव के ही है मिस्टर अरुणपुरी जी और अमीना जी, जो एक सुरधारा करके म्यूजिकल ग्रुप है, उनसे जुड़ा हुआ। तो अभी लास्ट मंथ गुड़गांव का ही आर्टेमिस हॉस्पिटल में ही एक प्रोग्राम हुआ था वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे पर, तो उसमें भी हमने परफॉर्म किया। तो बस जर्नी ऐसे चलती रही कि लोगों से जुड़ते गए और बहुत अच्छा रहा। वहाँ भी ऑडिटोरियम पूरा फुल था और वहाँ मैंने 2 सॉन्ग्स, एक सोलो और एक डुएट गाया था। कह सकते हैं कि इस तरह से आप रुके नहीं, आपने हर एक कदम में ये सोचा कि म्यूज़िक को जीना है और जीते जाना है। एट प्रेजेंट तो मैं यही चाहता हूँ। यस। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात ये पूछूं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और म्यूज़िक को मैनेज कैसे करते हैं, तो इसमें आपको दिक्कतें आई या फिर आपने बहुत ईजिली ऐसे हो गया कि नहीं, अब मैनेज हो सकता है? आप जो भी काम करते हैं, अगर आप उससे बहुत प्यार करते हैं तो फिर वो काम लगता ही नहीं है। म्यूज़िक के लिए टाइम मैं निकालता हूँ। कल भी हम जैमिंग कर रहे थे तो हमने 3 गाने कल रिकॉर्ड किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली उसमें 5 घंटे लगे और पता भी नहीं चला, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम प्यार करते हैं म्यूज़िक से। एग्जैक्टली। वी आर म्यूज़िक लवर्स। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी देर की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। गाना एक बार में रिकॉर्ड हो रहा है या 5 बार में हो रहा है। कई बार गलतियां हो जाती हैं, कई बार गाना एक बार में रिकॉर्ड हो जाता है, चाहे वो 1.5 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन कई बार 5 बार, 6 बार, 8 बार में भी होता है। टेक्स लेने लेकिन इट डिपेंड्स, अगर आप उस काम से प्यार करते हैं तो फिर वो काम लगता ही नहीं है। तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजॉय करते हैं, एंजॉय बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली। यस, कहते हैं कि अपनी चीज़ें अगर मन में चल रही होती हैं और वो ड्रीम जो हमने देखा हो और पूरा हो रहा हो, तो क्या ही थकान उसमें। बिल्कुल। क्लासिकल म्यूज़िक सभी की बहुत फेवरेट है। ऐसा नहीं है कि हम आज की जनरेशन के लोग हैं तो हमारी फेवरेट नहीं है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें ऑल द टाइम एकदम फ्रेश रखती है। क्लासिकल म्यूज़िक का क्या कहना है आप?
क्लासिकल म्यूज़िक का आना मतलब कि आप म्यूज़िक की जड़ तक पहुँचे हैं, फिर आप रूट जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक ही है, जी क्योंकि उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो ताने होती हैं, जो मुर्खियाँ होती हैं, जो आलाप लिए जाते हैं, जी आपने अगर उनको अच्छे से ले लिया, अच्छे से समझ लिया, जी तो उसके बाद फिर आपके सामने कोई भी गाना आ जाए, चाहे वो सेमी क्लासिकल हो, चाहे वो एक लव सॉन्ग हो, चाहे वो सैड सॉन्ग हो जी या गज़ल हो, आप सब अच्छे से गा सकते हैं। सो इट्स बेसिकली द बेस जिसे कह सकते हैं, जड़ कह सकते हैं, वो क्लासिकल सिंगिंग ही है। वैसे मैं और संकल्प दोनों चाहते हैं इस टाइम आपसे कि अगर क्लासिकल की बात हमने छेड़ ही दी है तो आप कुछ क्लासिकल अंदाज में कुछ गा के हमें सुनाएं और हम उस जगह और उस मोड़ पे पहुंच जाएं कि हाँ हमें भी लगे कि हाँ मतलब वो अंदाज, वो जो ज़माना था ना, वो बहुत निराला था। ज़रूर। तो मैं मन्ना डे जी द्वारा गाया हुआ एक गाना, उसकी कुछ लाइनें आपको सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, पेश कौन आया करिए। मेरे मन के द्वारे, क्या बात है। पायल की झनकार लिए। जी कौन आया, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया। बहुत क्या? खूबसूरत, जब आपने बहुत ही पहला ही सुर प्यारा। लिया ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो सीरियसली गए। सीरियसली बहुत पता है दिल कर रहा है, ये इंटरव्यू नहीं चल रहा है, हम इन सारी चीज़ों को जी रहे हैं एक बार फिर से। वो वक्त वो दौर तो नहीं देखा है, लेकिन सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिल से जो सुकून की फीलिंग आती है वो एक्चुअल में आ रही है। आपने अभी मेंशन किया कि आप लिरिसिस्ट भी हैं जी। और आपने खुद के गाने भी रिकॉर्ड करे, तो वो जर्नी स्टार्ट कैसे हुई कि आपने कब सोचा कि पहली बार मुझे अपना गाना खुद का लिख के कंपोज करना चाहिए? एक्चुअली कवर्स तो सभी गाते हैं, पॉपुलैरिटी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितना ओरिजिनल सॉन्ग्स हम गाएंगे और वो अगर पब्लिक तक पहुंच जाए तो उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि वो कवर नहीं है, वो आपका अपना लिखा हुआ है या किसी का भी लिखा हो, बट एक ओरिजिनल सॉन्ग होना चाहिए जिसे पहले किसी ने नहीं गाया है। तो उससे आपका एक अलग ही एक्सटेंडेड बनता है। जी तो ये मेरे दिमाग में आया तकरीबन आज से। वैसे तो मैं पैरोडीज़ वगैरह तो पहले बनाता ही था, बट वो भी कवर्स पे ही बेस्ड होती थी। तो फिर अभी जैसे लास्ट तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपना फर्स्ट जो सॉन्ग है वो रिकॉर्ड किया, उसके बाद कुछ और भी किए। तो 2 साल पहले मैंने अपना फर्स्ट जो है सॉन्ग खुद का लिखा और उसका म्यूज़िक भी कंपोज किया। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना ही कोई बनाया हो गाना। ज़रूर। जी मैं हूँ यहाँ पर हूँ मैं कहाँ, मैं हूँ यहाँ पर हूँ मैं कहाँ, खुद से ये पूछूं कि मैं खोया कहाँ, मैं ढूंढता हूँ मेरे निशान, आखिर वो गए कहाँ, ढूंढता हूँ मेरे निशान, आखिर वो गए कहाँ, संगी साथी मेरे थे जो छोड़ गए सब मुझे यहाँ, अब तन्हाई संग वक्त बिताता हूँ, मैं हूँ यहाँ पर हूँ मैं कहाँ, खुद से ये पूछूं कि मैं खोया कहाँ। एक्सीलेंट मेलोडी और बहुत बहुत खूबसूरत एक लिरिक्स। एक मेलोडी Thank you. फील हो रही है हम लोगों को कि हाँ मतलब जी रहे हैं इन सारी चीज़ों को एकदम। आपने तो नया एकदम प्योर सुनाया, तब भी लग रहा है कि हाँ लगता है पहले भी सुना है। जी
इससे अच्छे कॉम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं सकता कोई और। बिल्कुल। अगर मैं पूछूं कि आप फ्री टाइम पर क्या करना पसंद करते हैं, बहुत जब आपको लगता है कि अभी मेरा बहुत सुकून भरा वक्त चल रहा है और कुछ भी नहीं है, मैं एकदम फ्री हूँ, तो क्या आपका दिल करता है कि क्या कुछ आप उस टाइम पे करना पसंद करते हैं? एट प्रेजेंट तो फ्री टाइम में भी मैं सिर्फ म्यूज़िक सुनता हूँ। जी। चाहे अपने ही सॉन्ग्स हों या दूसरे सॉन्ग्स हों, कि मैं आगे और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी जैसे मैंने परफॉर्म कर रहा हूँ तो अलग अलग ओकेजन्स होते हैं। प्राइवेट पार्टी है तो उसकी डिमांड अलग रहेगी, बिल्कुल। ओल्ड एज होम है तो वहाँ के अलग तरीके के सॉन्ग्स लेने पड़ते हैं। कई ऐसी जगह में जाना पड़ता है कि जहाँ पर स्पेशल नीड वाले कुछ चाइल्ड होते हैं, उनके हिसाब से गाना पड़ता है। जी। तो यही थिंकिंग चलती रहती है कि और क्या करें और कुछ अलग करें, कि जहाँ भी जाएं मतलब कुछ ऐसा करके आएँ कि सबको लगे कि यस दिस इज़ द बेस्ट। आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा टाइम आया हो जो आपको लगा हो कि इस मोड़ पे मैं बहुत ज़्यादा डगमगा रहा हूँ और कोई नहीं है सपोर्ट के लिए, कोई नहीं है साथ के लिए, कैसे क्या मैनेज होगा, कैसे करेंगे सारी चीज़ें? तो कभी ऐसा आपको लगा है कि वहाँ से आपको कि आप बहुत ज़्यादा खुद में ही परेशान हो गए हो कि नहीं मुझे कोई सपोर्टर नहीं, या फिर शुरू से आपके साथ एक ऐसा कोई था जो ऑल द टाइम आपका सपोर्टर रहा है? कोई ना कोई हमेशा रहता है आपकी ज़िंदगी में, जी। हालांकि कम होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और आपकी सक्सेस से जलने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो एक बहुत होता है। आपकी नज़र उस एक पे होनी चाहिए। जी। आप अगर सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आप ऊपर देखिए, आप नीचे देंगे आपको 10 लोग नज़र आएंगे जो आपकी टांग खींच रहे हैं आपकी, लेकिन एक हाथ ऊपर होता है जो कहते हैं कि और कहा भी जाता है कि 100 के बराबर होते हैं, तो उन सारे लोगों का क्या ही करना जब हमारे साथ में वो एक पर्सन साथ दे रहा है। बिल्कुल। ऐसे मोमेंट्स हमेशा सबकी ज़िंदगी में आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, मैंने भी फेस करी। लेकिन फिर वही सोचा कि इनके बारे में सोचने से अच्छा है सॉल्यूशन के बारे में सोचा जाए। हर दिन नया होता है। लेकिन आपने उस एक शख्स का नाम नहीं बताया, कौन था आपके साथ? देखिए, कई दौर आते हैं। जी। वैसे मेरी वाइफ का साथ मेरे साथ बहुत अच्छा रहा, एंड एट प्रेजेंट मेरी जो डॉटर है वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। अगर हम इससे पहले की बात करें कि जब आप बैचलर थे, हाँ, सो उस वक्त मेरी फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। जी। फैमिली से, रिलेटिव से भी सब अप्रिशिएट करते थे, और जहाँ भी मैं जाता था सभी चाहते थे कि मैं गाऊँ, कुछ ना कुछ गाऊँ। एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जी। उनका सपोर्ट का जो लेवल है वो तो अलग ही रहा, क्योंकि वहाँ से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उनकी वजह से ही मैंने एक एक बड़े लेवल पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया। 40-50 से लेकर 200-300 लोगों के सामने परफॉर्म करना, ये मैंने कॉलेज टाइम पे स्टार्ट किया। तो उन लोग आज भी मैं उनसे जुड़ा हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और मिलते भी हैं हम। और वो लोग भी, वो आज भी, जो मैंने आपको बताया लास्ट मंथ आर्टेमिस हॉस्पिटल में, तो मेरे 8-10 फ्रेंड्स वहाँ भी आए थे कॉलेज टाइम के। कहते हैं ना कि लाइफ में एक छोटी सी किक की ज़रूरत होती है हमेशा, अगर वो एक बार किक मिल जाती है हमें तो फिर मंजिल बड़ी आसान हो जाती है। तो रुपेश जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि फ्रेंड्स के ज़रिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, और देखिए आज कहाँ है ये। कहते हैं ना, आग को भड़काने के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है। यस। सो मुझे एक सवाल आपसे, मुझे आपके डॉटर के बारे में नहीं पता था कि वो भी इसी फील्ड में आगे कंटिन्यू कर रही हैं, तो जी। अगर पता तो शायद मैं उनको आज इनवाइट करता उनको भी। एग्जैक्टली। तो जैसे आप उनके एक तरह से मेंटर होंगे, वो आपको बहुत फॉलो करती होंगी, शायद आपकी जर्नी को भी वो जीना चाहती हूँ, तो आपने ऐसे किसको अपना मेंटर बनाया कि आप कभी चाहते थे कि मैं इस तरह का कभी सिंगर बनूंगा या फिर इस तरह का कभी म्यूजिशियन कभी बनना चाहूँगा? सही बताऊं तो ऐसा कोई एक शख्स नहीं है। मैंने तो कोई, जैसे मैंने बताया कि मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग तो जब ली तो 2-3 महीने की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद फिर मैं ले नहीं पाया किसी वजह से। एंड उस वक़्त के दौर के मतलब जो लेजेंड्स हैं उनकी तो खैर बात ही अलग है, चाहे किशोर दा है, मोहम्मद रफ़ी जी, मन्ना डे, उनकी तो बात अलग ही है। मैंने एक्चुअली सभी को गाया। मैं स्टार्टिंग में गाता था
ऑब्वियसली जैसे किशोर दा को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनके बहुत गाने मैंने सुने, बहुत गाए, बट फिर वही हुआ कि मुझे ये लगा कि जब मुझे आगे बढ़ना तो मुझे सबको ही फॉलो करना पड़ेगा, मैं एक को लेके नहीं चल सकता। अगर मुझे क्लासिकल सिंगिंग सीखनी है तो मुझे मन्ना डे को सुनना पड़ेगा, या और जितने भी अच्छे क्लासिकल सिंगर्स थे। गज़ल गानी है तो गज़ल माइस्ट्रोज जितने भी हैं उनको मैंने सुना, मेहदी हसन जी को सुना, जगजीत सिंह जी को सुना, पंकज उदास जी को सुना, कईयों को सुना, तो मैंने सबको ही फॉलो किया इनफैक्ट। अच्छा, अगर आपकी जर्नी में म्यूज़िक ना होता या फिर आप इस फील्ड में ना उतरते तो आप क्या कर रहे होते आज? ये कहना तो बहुत मुश्किल है क्या कर रहा होता, लेकिन संगीत एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आप कैसी भी सिचुएशन में हो, कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, ये आपको बाहर निकाल देती है। कहते हैं ना कि जब इंसान ऑफिस से बाहर निकलता है, इतनी सारी टेंशन लिए होता है, इतनी सारी दिमाग में उसकी बातें चल रही होती हैं, वो जा तो रहा होता है लेकिन दिमाग उसका कहीं और लगा होता है। तो उस टाइम पे अगर सोचता है थोड़ा सा अपने आप को चिल आउट करते हैं, म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, कुछ ही टाइम के लिए वो उन सारी टेंशन से दूर चला जाता है। तो एग्जैक्टली म्यूज़िक एक मेडिसिन है हम बिल्कुल। सबकी ज़िंदगी में। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो मेरा एक ये सवाल है कि फ्यूचर प्लान्स आपके आगे के क्या हैं? अभी आप आगे और क्या कुछ करने वाले हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स तो यही हैं कि मैं म्यूज़िक में ही कंटिन्यू करूं, और इसमें जिस भी तरीके से मुझे गाने का मौका मिले, चाहे वो प्लेबैक सिंगिंग हो या लाइव परफॉर्मेंस हो, और किसी भी तरीके से, तो मैं उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहूं। तो मैं एट प्रेजेंट तो यही चाहता हूँ। ऐसे कौन से अपकमिंग रिलीजेस हैं या फिर उसके बारे में कभी कुछ बताना चाहेंगे आप? अभी कुछ जैसे कॉन्टेस्ट्स होते हैं, जैसे उसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। उसमें राउंड्स होते हैं, तो मैंने अभी 3rd राउंड क्लियर किया है। तो अगर उसमें जैसे 4th राउंड क्लियर हो गया एंड 5th राउंड इज़ जजेस राउंड, वो भी अगर मैंने टॉप 5 में आ गया तो मुझे उसमें फिर एक ये चांस मिलेगा कि उनकी तरफ से कि 24 ओरिजिनल सॉन्ग्स पूरे साल में, यानी कि महीने के 2 सॉन्ग्स मुझे रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा ओके। उनके स्टूडियो में, और वो सॉन्ग्स ऑल ओवर वर्ल्ड में, आई थिंक 160 कंट्रीज़ में उनका ब्रॉडकास्ट होगा। क्या बात। सो इट डिपेंड्स, अगर मेरा सिलेक्शन उसमें होता है, राउंड में होता है। बाकी इसके अलावा मैं अपना प्रोफेशनल सिंगिंग कर नहीं रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, ओल्ड एज होम है, एनजीओज हैं, कैरोके पार्टीज़ हैं, और ये सब तो चल ही रहा है। हमारी Let's hope बेस्ट for the विशेस best. हैं आपके साथ, और you. डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है अभी ज़िंदगी में, और होगा भी। अभी आपने किशोर दा जी की बात की थी, जी तो किशोर दा जी को कौन ही ऐसा होगा जो पसंद नहीं करता होगा? बिल्कुल। इतने चंचल, इतने मंत्रमुग्ध, इतनी चीज़ें करना, मतलब मस्ताना अंदाज। हाँ कह सकते हैं एकदम मस्ताना बहुत अंदाज बहुत उनका। इसमें कोई तो शक आप कोई भी एक उनका गीत अगर हमें सुनाएं। नहीं। जरूर। हाँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया।
बहुत खूबसूरत। आपकी रॉ आवाज ही इतनी Thank you. ताकतवर है, एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि शायद म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है हमें इसमें। एग्जैक्टली ये गॉड गिफ्टेड है, हाँ कह सकते हैं ऐसे माँ कि कुछ सरस्वती चीज़ें का हाँ आशीर्वाद। कि हमें भगवान कुछ चीज़ें ऐसी नवाजते हैं, देते हैं कि फिर हमें ऐसा लगता है जब कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि शायद हाँ ये चीज़ आई है, ये जन्म से ही आई है। अभी रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ होने वाले हैं, तो आपको फटाफट से आंसर उसके देने पड़ेंगे, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा सोचने का। ओके, आपने रिसेंट मूवी कौन सी देखी है? रिसेंटली तो मैंने अभी कोई भी मूवी नहीं देखी, एटलीस्ट 4-5 महीने हो गए। ओ माय गॉड, मतलब मूवी देखना पसंद है या नहीं? मूवी देखना पसंद है, बट मैं थिएटर में जाके वही मूवी देखता हूँ जिसको मेरे को लगता है कि इसका एक एक मोमेंट अच्छा होगा। लास्ट कौन सी देखी? रिसेंट की कोई आपकी फेवरेट मूवी आप बता दीजिए, हम्म, जो आपको बहुत इंजॉय आपने करी हो। तो वाकई ध्यान नहीं आ रहा मुझे। कोई बात But हो नहीं। जाएगा अच्छा, ना, अपनी अच्छा। फेवरेट मूवी बता दीजिए आप। फेवरेट एक मूवी तो बताना बड़ा मुश्किल है, बाकी ये जो सिंगर्स हैं किशोर दा हैं, इनकी मूवीज़ भी उस टाइम की बहुत अच्छी लगती थी, पुरानी फिल्में अच्छी लगती थी। एंड ऑब्वियसली जब मैं कॉलेज में आया तो वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन सब का दौर था, जी, तो उनकी मूवीज़ जो हैं वो कई कई बार देखी हैं। उन किसी सब एक का की नाम movie- बताइए मूवीज का फटाफट। एक तो ऑब्वियसली शाहरुख खान की तो बात करेंगे तो DDLJ इज द बेस्ट मूवी, वन ऑफ द बेस्ट Iconic मूवीज, movie. आइकॉनिक, यस। या फेवरेट आपका म्यूजिक पीस या फिर कोई सॉन्ग? अब मुझे क्लासिकल में तो जो मैंने अभी गाया था जी, ये बहुत अच्छा लगता है। एंड इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी जी का एक सॉन्ग है, मैंने पूछा चांद से कि देखा है प्लीज कहीं, गाइए। वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये गाना मैंने बहुत साल पहले भी रिकॉर्ड किया था, शायद 25-30 साल पहले भी रिकॉर्ड किया था, और उसके बाद फिर मैंने मतलब ये मैंने कई जगह गाया है। एक लाइन इस गाने की हो जाए। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा चांद से। क्या बात है, बहुत ही Thank बढ़िया। मतलब तारीफ कितनी बार करूं मैं, कम है वो शायद। मुझे इस गाने में बड़ी मिठास लगती है एक्चुअली। एग्जैक्टली एक खूबसूरती को जिस बहुत तरह खूबसूरती, से बहुत दर्शाया मिठास। गया है, सादगी है गाने। हाँ इस खूबसूरती को बताया है इस गाने में कि हम किस तरह से चीज़ों को बयां कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो फेवरेट आर्टिस्ट कौन से हैं आपके? सिंगर्स या सिंगर्स एक्टर्स? बता दीजिए। सिंगर। सिंगर्स में ऑब्वियसली सबसे पहले तो किशोर दा हो गए, मोहम्मद रफ़ी जी, मन्ना डे जी, हेमंत कुमार जी, एंड नाम लिस्ट तो बहुत बड़ी है, सबके लेकिन नाम तो मैं एक ले नहीं आपके पाऊंगा। favorite होंगे। एंड ये सोनू निगम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो वही दौर था, वो 90s में ही वहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो उनको मैंने बहुत सुना है। एंड अरिजीत सिंह इज़ ए वेरी गुड सिंगर, नो डाउट। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। फेवरेट इंस्ट्रूमेंट? गिटार। क्या बात है। जैसे आपने अभी थोड़ा सा बताया कि मन्ना डे जी का क्लासिकल वर्जन भी आपने शुरू किया जब से आपने गाना शुरू किया, क्योंकि आपको क्लासिकल में भी सारे जॉनर्स करने थे, तो ऐसा कौन सा जॉनर है जो आपको सबसे बेस्ट लगता है? हिंदुस्तानी क्लासिकल हो गया या फिर वेस्टर्न क्लासिकल हो गया, जैसे जैज़, या कौन सा आपको जॉनर नहीं, गाना टू बी है? वेरी फ्रैंक, जैज़ वगैरह तो मैंने नहीं गाया है, ज़्यादा सुना भी नहीं। मैंने अपना जो इंडियन क्लासिकल है, इंडियन म्यूज़िक जो भी है, चाहे वो गज़ल है, भजन है, क्लासिकल है, और उन्हीं सॉन्ग्स पे ही मैंने ज़्यादा हमेशा फोकस किया है, उन्हीं को मैंने ज़्यादा सुना है और उन्हीं को गाने की कोशिश करी है। अगर आपको मौका मिले तो आप किसके साथ कोलैब करना चाहेंगे? मौका मिले तो ऑब्वियसली अरिजीत सिंह और सोनू निगम में से अगर किसी के साथ मौका मिले तो। क्या बात है। आपका गो टू स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड, वो भी एक बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं शुरू से ये, जब भी मुझसे पूछते थे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो सबको ये बताता है कि खाना और गाना। मतलब कह तो- सकते हैं ये तो आप चीज़ सबसे- परहेज करते हैं या फिर नहीं करते गाते हो? हाँ बिल्कुल, परहेज़ तो बहुत ज़रूरी है, गले का ख्याल रखना ज़रूरी होता है।
खाना है ऑफ कोर्स, लेकिन उसको इस तरीके से खाना पड़ता है, लाइक जैसे अभी खाने पीने में जैसे आइस है। अब इनफैक्ट क्या होता है कि आपके जो गला है एंड स्टमक है, ये हर एक का अलग हर एक को अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसके लिए मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैंने देखा कि अगर मैं आइस यूज़ करता था कभी, तो उससे मुझे दिक्कत आती थी, स्पेशली अगर हाई नोट्स पे अगर मुझे कुछ सॉन्ग गाने हैं तो मैंने उसे बिल्कुल बंद किया पहले। एंड देन आई थिंक 10 साल से मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ, मैं नॉर्मल वाटर लेता हूँ। खाने की बात है तो यस, सब कुछ खाता हूँ, लेकिन स्पाइसी फूड नहीं खाता एंड लेस ऑयली। तो लेकिन काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि स्पाइसी खाने से तो गला काफ़ी ज़्यादा क्लियर और साफ होता है। नहीं, मैंने बताया कि सबके साथ अलग अलग तरीके की फीलिंग्स होती हैं, सबके साथ। बॉडी किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, कई लोगों को दूध से एलर्जी हो जाती है, कई लोग दही नहीं खा पाते। एग्जैक्टली। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मैं जिनको यूज़ करता हूँ तो मुझे किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे कि जिनको मैंने ले लिया, खा लिया, और अगर इमीडिएटली उसके बाद खाते अगर पानी पी लिया तो एकदम से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बस उन चीज़ों को अवॉइड करना है, बाकी तो खाना पीना सब। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह का म्यूज़िक आज हमें बॉलीवुड में देखने को मिल रहा है, या फिर पूरे वर्ल्ड में ही हमें एक अलग तरीके का म्यूज़िक या कह ले च्युइंगम म्यूज़िक एक तरह से जिसको कहा जा रहा है, तो आप उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, या फिर कितना आपके क्या व्यूज़ हैं उसको लेकर जो आजकल का म्यूज़िक हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये बहुत पुरानी कहावत है और बिल्कुल सही है। चेंजेस हमेशा हर चीज़ में आते हैं, बात खाली म्यूज़िक की नहीं है, हर चीज़ में चेंज आते हैं और हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जितना जल्दी हम इस चीज़ बात को समझ जाएंगे उतना हम सक्सेसफुल होते जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर पिछड़ते जाएंगे। मैं जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट की जर्नी मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर जी को गाया, उसके बाद सोनू निगम के गाने गाए, और एट प्रेजेंट मैंने अभी 4 दिन पहले अरिजीत सिंह जी का गाना वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। सो जो भी चेंजेस हैं, इनका स्टाइल बिल्कुल अलग है, वो स्टाइल है ही नहीं, लेकिन आपको गाना पड़ेगा, आपको ये सॉन्ग्स लेने पड़ेंगे, आपको जो लिरिक्स यूज़ होती है आज की डेट में, जो स्टाइल है, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप जितने भी बर्डिंग आर्टिस्ट हैं जो आगे इस करियर को चूज़ करना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको ऐसी क्या आप एडवाइस या सजेशन देंगे जो वो फॉलो करके उस पर टिक के आगे इसको आगे बढ़ा सकते हैं अपने जर्नी को? एडवाइस ये है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत टफ सॉन्ग सेलेक्ट करें, ऐसा नहीं कि आप हाई नोट्स में ही गाएं या प्योर क्लासिकल ही गाएं। आप बहुत सिंपल गाना भी अगर गा रहे हैं तो वो भी कई बार किसी इंसान के लिए गाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको भी अगर आप गाते हैं तो आप गाइए। और जो 4 पिलर्स जो होते हैं बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं कि सुर, लय, ताल, वो तो होते हैं, लेकिन साथ में वो फील डालनी गाने में बहुत ज़रूरी होती है कि जो आप गाना गा रहे हैं उसको पहले एक बार माइंड में कैप्चर कर लीजिए, उसके अंदर क्या फील डालनी है। ये सैड सॉन्ग है, इज इट ए रोमांटिक सॉन्ग, गज़ल है या पैट्रियोटिक सॉन्ग है, तो वो हर लाइन में वो फील आनी चाहिए। जहाँ पर उस सॉन्ग में चेंज आता है, जहाँ पर एक खुशी की बात आती है, तो आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, आपकी उस शब्दों में स्माइल झलकनी चाहिए। कोई आदमी आपको देख नहीं रहा, आपको सुन रहा है, तो उसको लगे कि हाँ, अब ये गाना मुस्कुरा रहा है, और यही गाना रो भी रहा है अगर वो एक सैड सॉन्ग है। तो इस चीज़ को फॉलो सबको करना चाहिए। बात करें सूफी सॉन्ग्स की, तो वो जी। कितने ज़्यादा आपको पसंद हैं? सूफ़ी सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट क्या होता है कि हर एक इंसान की कहीं ना कहीं एक लिमिट हो जाती है गाने की, जी, वो सब कुछ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। सो वहाँ उसमें थोड़ा सा मैंने गाए हैं बहुत, लेकिन बट मैं उतना कंफर्टेबल नहीं रहता उसमें। ओके, जाते जाते मेरा एक मन कर गया है और आज सोचा है कि करवा ही लेते हैं। मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है, मुझे बहुत पसंद है कि मैं हर मानसून के मौसम में और ऐसे भी उसको सुनना पसंद करती हूँ, रिम झिम गिरे सावन। तो चाहूँगी कि उसकी कुछ लाइनें आप गाएं हम ज़रूर। सभी के लिए।
रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। Thank you. तो देख ही लिया होगा आप सभी ने कि आज कितना प्यारा ये सेशन हुआ है सर के साथ, और इतना मज़ा आया, हम सभी ने इतना एंजॉय किया कि कहीं ना कहीं उसी ज़माने में फिर से चले गए और जी रहे हैं। हम सभी एंजॉय कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि ये मोमेंट ख़त्म हो, लेकिन क्या किया जाए, ऐसा करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि अगर जाएंगे नहीं तो फिर वापस आएंगे कैसे। और कुछ नई हस्तियों के साथ, कुछ ऐसे शख्स के साथ हमें वापस आना पड़ेगा जो कि वाकई भाई जिनकी तारीफ जितनी ना की जाए कम होगी। और सून, क्योंकि अब हमें पता लग ही गया है, तो आपकी डॉटर को भी हम चाहेंगे कि बहुत जल्द हमारे साथ जुड़े। हम उन्हें स्टूडियो में इनवाइट करेंगे और फिर और से उनका पूरा बैंड भी अगर हो पाया हमसे तो आपका विल ट्राई आवर बेस्ट कि सब आए। तो फिर आई थिंक आप और ज़्यादा एंजॉय करेंगे इन सारे पलों को हमारे साथ। जाते जाते मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। थैंक्स टू रेडियो बूज कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया, एंड मेरी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में आप लोगों ने सुना, कई बातें करी और मुझे यहाँ गाने का मौका मिला। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। फिलहाल अभी के लिए हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे कुछ नई यादों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल जो हमारा है इसे सब्सक्राइब करना है, ये इंटरव्यू यानी कि पॉडकास्ट आपको पूरा देखना है और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है अपनों के साथ, क्योंकि इससे हमें पता तो चलेगा कि म्यूज़िक का शौक़ आप भी कितना ज़्यादा रखते हैं। इसी के साथ सभी को बाय।